सालों पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर किसी नौकरी करने की बजाय शिक्षा नगरी सीकर को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से आपने स्थापना की प्रिंस स्कूल की। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वो चीजें सारी वो दिमाग में बैठी हुई है उस समय से। 96 में मेरी ग्रेजुएशन के बाद में 97 में मैंने ये स्कूल डाल लिया बिना कोई बड़ी प्लानिंग के। ओके। और उस समय हर बार यूं भी रहता था कि यार स्कूल खोल तो लिया लेकिन चलाएंगे या नहीं चलाएंगे। मैं आपको बताऊं कि 2005-6 के आसपास तो ऐसी स्थिति थी कि ऐसा मेरा कोई रिश्तेदार नहीं था जो पैसे वाला हो, उससे मैंने उधार नहीं ले रखे हूँ, उससे मैंने ब्याज पे पैसे नहीं ले रखे हूँ। ऐसा अच्छा। मेरा कोई रिश्तेदार बचा नहीं था। बाकी मैंने जिस आदमी से भी मैंने पैसा उधार लिया था उस व्यक्ति से जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट में लिया था, एक एक व्यक्ति को 1-1 रुपए का मैंने हिसाब 2010-11 में किया। धीरे जी मैंने मेरे जीवन का एक वसूल बना रखा है। अपना आचरण ऐसा होना चाहिए कि अपन किसी को चीट नहीं करें और इतने खुददार भी अपन रहें कि कोई दूसरा भी अपन को चीट नहीं कर पाए। मुझे एक वाकया याद है, 2005-6 के आसपास था। मैं अपने एक रिश्तेदार के साथ आपके प्रिंस कैंपस में था, हिंदी मीडियम में। ठीक है। और हम क्लासेस चल रही थी और हम ऐसे ही मतलब शायद इधर से उधर हो रहे थे और आपने कहा कि ये घूमने की जगह नहीं है। नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं सीकर की एक ऐसी खास लीजेंडरी शख्सियत से जिन्होंने बहुत कम उम्र में सीकर को बहुत कुछ दिया है। इंसान अपने लिए तो हमेशा ही करता है, अपने परिवार के लिए भी करता है, लेकिन एक इंसान ने हजारों परिवारों की जिंदगी को बदलने का काम किया है। ना सिर्फ शिक्षा नगरी सीकर में एजुकेशन के माध्यम से ये परिवर्तन हुआ है, बल्कि एजुकेशन का इतना बड़ा एम्पायर बनाया है कि जिसकी वजह से हजारों परिवार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से अपना जीवन बेहतर बना रहे हैं। ज़्यादा परिचय की ज़रूरत नहीं है आज के हमारे इंटरव्यू के खास मेहमान को, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि सालों पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर किसी नौकरी करने की बजाय शिक्षा नगरी सीकर को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से आपने स्थापना की प्रिंस स्कूल की। और आज जो प्रिंस स्कूल का स्वरूप हम देख सकते हैं, मैं ये मानता हूँ और दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरे उत्तर भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत में शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसने प्रिंस एजुकेशन हब के बारे में नहीं सुना हो। तो आइए स्वागत करते हैं प्रिंस एजुकेशन हब के फाउंडर डायरेक्टर जोगिंदर जी सुंडा सर। सर बहुत बहुत स्वागत आप। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हो। वैसे इंटरव्यू वाला जो काम है वो ज़्यादा मेरे से जो छोटा डॉक्टर पीयूष है उसके जिम्मे ही रहता है। मेरे से आप लोग मुखातिब बहुत कम होते हो, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आप मेरा इंटरव्यू लेने आए हो। सर आपका भी बहुत धन्यवाद, आपने अपने कीमती समय में से हमें समय दिया उसको। प्रिंस एजुकेशन हब को हम लंबे समय से देख रहे हैं और हम ये भी देख रहे हैं कि इस ग्रुप ने लगातार लेकिन एक कंसिस्टेंट ग्रोथ की है। अलग अलग फील्ड्स में आप गए, एजुकेशन सेगमेंट में आप स्कूल, कॉलेज, एनडीए, सैनिक स्कूल, हर तरह के सेगमेंट में आपने अपनी पहचान बनाई है। आप आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं, लेकिन हम थोड़ा फ्लैशबैक से शुरू करना चाहेंगे। आपकी जर्नी इनिशियली कैसी रही? आप कहाँ पले बढ़े? आपका जन्म, आपका परिवार और सबसे पहली जहाँ से आपने स्कूलिंग शुरू की, उसके बारे में हम आज जानना चाहेंगे। मैं एकदम शुरू से बता देता हूँ दिनेश जी आपको। मेरा जन्म 12 अगस्त 1976 को एक श्यामपुरा गांव है, धोद विधानसभा क्षेत्र में, सीकर जिले का गांव है, वहाँ पर हुआ। मेरे दादाजी का नाम स्वर्गीय श्री जैसाराम जी सुंडा था और दादी जी का नाम श्रीमती मनसी देवी। मेरे माताजी पिताजी गोपाल जी सुंडा और श्रीमती मोहिनी देवी, उनके घर में मेरा जन्म हुआ। मेरा नाम जो जोगिंदर रखा गया जी, क्योंकि अब आप हर चीज में सवाल नहीं करोगे तो मैं सोच रहा हूँ मैं ही बताता जाऊं जी। उसके पीछे भी एक छोटी सी बात थी। अच्छा। मेरे पिताजी आर्मी में थे, तो वहाँ सिख रेजिमेंट के साथ थे, उनकी प्लाटून का रहना था, पंजाब में पोस्टिंग थी। तो वहाँ उनके जो 2-3 ऑफिसर्स थे, जेसीओज थे, उनमें से एक का नाम सरदार जोगिंदर सिंह था। अच्छा।
पिताजी को अच्छा लगा कि यार अच्छी कदकाठी का है, अच्छे रूल रेगुलेशन वाला आदमी है, तो अपने घर में बेटे का जन्म हुआ है, उसका नाम भी जोगेंद्र सिंह रख लेते हैं। तो ये थोड़ा अलग सा नाम है, अपने वाले यहाँ बहुत कम लोगों का ये नाम मिलता है। बिल्कुल। तो वहां से तो पिताजी मेरा नाम लेकर के आए। अच्छा। और डेट ऑफ बर्थ भी उस समय आगे पीछे हो जाती थी, क्योंकि लेकिन मेरे पिताजी का मैं पहला बेटा था और मेरे दादाजी के 5 बेटे थे, उनमें से मैं उनका ज्येष्ठ परपुत्र था। पोता जो होता है वो बड़ा ही बड़ा मैं ही था। तो मेरी जो 12/8/73 एक्चुअल जो डेट ऑफ बर्थ है वही मेरी वहाँ रिकॉर्ड में लिखी हुई है। शुरुआती एजुकेशन हमारी गांव में हमारे मिडिल स्कूल था, तो क्लास 1 से लेके 8वीं तक हमारा वहीं पढ़ना हुआ। 9th क्लास में क्योंकि वहाँ स्कूल था नहीं, तो हमें या तो उनको सीकर डालना था। सीकर में 2-3 अच्छे स्कूल थे उस समय, जैन स्कूल को माना जाता था, एसके स्कूल को माना जाता था। तो घर पे चर्चा चली उसी समय, आज का जैसे प्रिंस है उस समय वहाँ का उस समय कोठियारी स्कूल हुआ करता था, जिसमें शायद आप भी पढ़े। जी बिल्कुल। तो वहाँ के बारे में सर्चिंग शुरू हुई। पिताजी ने जाकर के वहाँ देखा। मेरा 9th में एडमिशन कराना था, तो छोटे वाले पीयूष ने भी जिद कर ली कि मैं भी, जब भैया को आप वहाँ डाल रहे हैं तो मैं भी उसी स्कूल में जाऊँगा। वो वहाँ 6th में चला गया, मैं 9th में चला गया। ठीक है। मैंने वहाँ 9th 10th 11th 12th 4 साल में पढ़ा, और मैं ये मानता हूँ कि मेरे जीवन का वो टर्निंग पॉइंट था। उस 4 साल में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। पीयूष वहाँ 10th क्लास तक पढ़ा, फिर 11th 12th में क्योंकि वहाँ साइंस नहीं थी तो वो यहाँ सीकर की एसके स्कूल में आ गया। हम यहाँ आने के बाद में मेरी कॉलेज जो है 12th के बाद में वो एसके कॉलेज से हुई। यहीं से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की। 96 में मेरी ग्रेजुएशन के बाद में 97 में मैंने ये स्कूल डाल लिया बिना कोई बड़ी प्लानिंग के। ओके। और उस समय हर बार यूं भी रहता था कि यार स्कूल खोल तो लिया, लेकिन चलाएंगे या नहीं चलाएंगे। उस समय के दौरान 98 में मेरा राजस्थान पुलिस एसआई में भी सिलेक्शन हो गया था। रिटन एग्जाम और फिजिकल मैंने पास कर लिए थे। अभी वाला नहीं हो, पेपर आउट वाला वो नहीं है, उस समय एक्चुअल में सिलेक्शन हुआ था। अच्छा। और लेकिन क्योंकि भाग्य में वो लिखा हुआ नहीं था तो ज्वाइनिंग उसमें नहीं हो पाई, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। उस समय मैं एनसीसी में, मेरे पास सी सर्टिफिकेट था, तो मैं इलाहाबाद जो आर्मी में लेफ्टिनेंट के लिए जो इंटरव्यूज होते हैं वो भी मैं फेस करके आया था। उसमें भी मेरा फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि यार काम अब जब अपने शुरू ही कर लिया, स्कूल वाला काम ही करना है, तो उसमें सुबह से शाम तक पूरी अच्छी नीयत के साथ हम लोग लग गए। और शुरुआती टाइम जो था वो बड़ा स्ट्रगल भरा था, बहुत ज़्यादा। सबसे बड़ी, देखो कोई भी बिजनेस आप शुरू करो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आदमी के साथ आती है तो फाइनेंस की आती है। किसी भी सिस्टम को ग्रो करने में, कुछ भी आप इंफ्रा अगर डेवलप करते हो तो उसके लिए आपको पैसे की जरूरत होती है, और वो जब आपके पास नहीं होता है तो आपकी कोई अच्छी प्लानिंग बन नहीं पाती। तो शुरुआती जो 10-12 साल थे वो बड़े फाइनेंस के मामले में बड़े मुसीबतों से भरे हुए थे। मैं आपको बताऊं कि 2005-6 के आसपास तो ऐसी स्थिति थी कि ऐसा मेरा कोई रिश्तेदार नहीं था जो पैसे वाला हो, उससे मैंने उधार नहीं ले रखे हूँ, उससे मैंने ब्याज पे पैसे नहीं ले रखे हूँ। ऐसा अच्छा। मेरा कोई रिश्तेदार बचा नहीं था। और फिर 2008 में जब उससे पहले पीयूष का 1998 में SMS मेडिकल कॉलेज में MBBS के लिए सिलेक्शन हो गया था। फिर उसकी वहाँ से MBBS पूरी हो गई, फिर उसकी बीकानेर से PG पूरी हो गई। उसके बाद में 2008 में यहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसकी पोस्टिंग हो गई। तो वो मैंने उसको कहा कि काम देख एक ही होगा, अब अगर तेरे को वो नौकरी करनी है तो मैं इस स्कूल वाले काम को, उस समय मेरे पास 700-800 बच्चे हो चुके थे। अच्छा। इस काम को इतना ही रख लेते हैं, और अगर आपको इसमें साथ लगना है तो अपन इसको और बढ़ा लेते हैं। तो उसने वो नौकरी अपनी छोड़ दी और मेरे साथ लग गया। ठीक है। आज की स्थिति आप देख ही रहे हैं। ये सबसे पहले तो मैं आपके वापस हॉस्टल पे जाऊंगा। हॉस्टल जब आप कोठरी गए, वो 4 साल आप रहे, आपने कहा कि वो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, पर क्योंकि हॉस्टल एक ऐसी जगह है जहाँ के नाम से बच्चों को आज भी डराया जाता है। ठीक बात है कि आप घर पे या तो पढ़ाई कर लो, वरना तो हॉस्टल नहीं, हॉस्टल में छोड़ देंगे। तो मैं जानना चाहता हूँ कि हॉस्टल में 4 साल में ऐसा क्या हुआ और आपका जीवन वहां पे कैसा रहा कि जिसे आप टर्निंग पॉइंट मानते? देखो, यूं है कि जब घर से किसी भी परिस्थिति में बच्चा रहे, घर से जब अलग जाता है तो उसको अगर कंफर्ट जोन में होता है तो भी उसको बहुत अलग लगता है, बहुत डिफरेंट लगता है, बहुत वो अवसाद जैसी स्थिति उसके साथ हो जाती है। लेकिन वहां के जो उस समय का मैनेजमेंट था, हमारे बसंत जी जोशी गुरु जी थे, आपके ताऊ जी जगदीश जी शास्त्री थे, रघुनाथ जी स्वामी, नतमल जी शर्मा, इन लोगों का जो वहां मैनेजमेंट था, ऑल ओवर यूं लगता था कि यार ये लोग एक गुरुकुल सिस्टम में रह करके और अपन को पढ़ाना चाह रहे हैं। बिल्कुल। और घर वाले अपन को यहाँ रखना चाह रहे हैं।
घर वालों का तो प्रेशर समझ लो, वो रखना चाह रहे हैं तो अपन को यहाँ रहना तो पड़ेगा, यूं माइंड सेट हो गया वो। जी। और फिर अपन कंपैरिजन करते हैं, आज की तुलना में अभावग्रस्त टाइम तो बहुत था। जैसे उस समय मुझे याद है कि दोपहर के खाने में सब्जी और रोटी 2 ही चीज वहां उस मेस में मिलती थी। जी। शाम के समय दाल और रोटी 2 ही चीज मिलती थी। आज की तारीख में हमारी मेस में आप मेनू देखोगे तो बच्चे को 8 प्रकार की चीजें उस थाली में परोसी जाती हैं। उसके बावजूद भी बच्चा कहता है कि खाने में मजा नहीं आ रहा। और हमें उन चीजों से इसलिए मजा आता था कि उस समय अपनी पारिवारिक परिस्थितियां भी अलग थी। सही बात है। अपने घर में भी रोजाना सब्जी और दाल रोजाना नहीं बनती थी। बिल्कुल। बहुत बार ऐसा होता था कि अपन को कड्डी से, रायते से या मिर्च बांट करके उससे काम चलाना पड़ता था। उसकी तुलना में उसकी कंपैरेटिवली वो चीजें अपन को अच्छी लगती थी। तो वहां एक बार शुरू में जाते हैं तो महीने 2 महीने वो मन लगने वाली बात होती है। फिर उस सांचे में हम ढल गए कि यार ये अपने अनुकूल है और यहाँ पढ़ाई का अच्छा माहौल है और यहाँ से अपन बहुत कुछ सीख करके जाएंगे। फिर तो जैसे वहां का जो चारों तरफ का आवरण था, जिस तरह का सिस्टम था, पढ़ाई थी, एक्स्ट्रा क्लासेस थी, बार बार जो टेस्ट लगते थे, उसके हिसाब से उनमें ढलने की कोशिश की। वहां आज अपन बार बार बात करते हैं कल्चरल एक्टिविटी की, एक्स्ट्रा एक्टिविटी की, वो चीजें वहां उस समय से थी। मैं भी, आप तो उस समय शायद मेरे से बाद में गए थे वहां। हाँ, मैं 99 आप तो मेरे से बहुत जूनियर हो गए। मैं 89 से लेके 93 कोटेरी स्कूल में रहा था। वहां उस समय एक नाटक का मंचन होता था। तो दोनों साल में जब मैं 11th और 12th में पढ़ता था तो बेस्ट अभिनय का पुरस्कार मेरे को उस समय दोनों बार में मेरे को मिला था। उसके पीछे वजह ये थी कि वहां हम पूरे दिन वो जो नाटक में जो डायलॉग्स होते थे उनको रटते रहते थे, फिर बोलते रहते थे। हमारे जो गुरुजी जी थे वो बार बार उसमें सुधार करवाते रहते थे। अच्छा। उन चीजों में एक व्यक्तित्व निखार स्वतः ही आता है। एक बार वहां मैं आपको बताऊं कि वो जो जगदीश जी गुरुजी जो वाइस प्रिंसिपल थे, उन्होंने ये कहा कि गीता श्लोक प्रतियोगिता मैं रखूंगा और उसका नगद पुरस्कार मिलेगा, जो भी फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा। उस समय मुझे गीता श्लोक के नाम से कभी मैंने गीता की बुक ही खोल करके नहीं देखी थी, लेकिन क्योंकि पुरस्कार बड़ा था उस समय, शायद 501 रुपए का या 251 रुपए का ऐसा पुरस्कार था। अच्छा। और अब आज 30-35 साल पुरानी बात है। तो मैं तुरंत लाइब्रेरी गया और वहां से गीता श्लोक की बुक इश्यू करवाई और किताबों को पढ़ने वाली को तो छोड़ दिया और गीता श्लोक याद करने शुरू कर दिए। जो 10-15 दिन का टाइम था उसमें मैंने एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि 100-125 गीता श्लोक मैंने एकदम कंठस्थ रट लिए थे। अच्छा। आज भी मैं जब उस गीता की बुक को मेरे पास रहती है ऑफिस में, मैं कई बार जब टाइम मिलता है पढ़ता हूँ, तो वो श्लोक मेरे को 2 बार पढ़ने से ही वापस याद हो जाते हैं, क्योंकि उस समय के याद किए हुए थे। तो वो जो चीजें उस एक गुरुकुल टाइप की व्यवस्था में जो हमें सीखने को मिली, वो कहीं ना कहीं जीवन में हर जगह काम में आती है। इस सिस्टम को चलाने में भी काम में आती है, इस सिस्टम की मॉनिटरिंग करने में भी काम में आती है, अपने आप को साफ सुथरा रखने में, आप अपने आप को एक अच्छी नीयत में डालने में भी वो काम में आती है। तो गीता वाले श्लोक्स में से कोई ऐसा है जो आपको लगता है कि आपके जीवन को ज्यादा प्रभावित किया हो, या जिसे नहीं, वो तो हमें तो पुरस्कार प्राप्त करना था, इसलिए सारे श्लोक रटे थे तो आपने। लेकिन आज भी याद है, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो वो चीजें सारी वो दिमाग में बैठी हुई है उस समय से। बिल्कुल सही है। उसके बाद आते हैं वापस प्रिंस के इस शुरुआत पे। प्रिंस नाम कैसे आपने रखा? प्रिंस नाम के पीछे भी कोई वैसे कोई बड़ी कोई वो है नहीं कि कोई बड़ा कारण था। अच्छा। कॉलेज की फाइनल ईयर में 96 में एनसीसी का कैंप था, पैराग्लाइडिंग का हमारा कैंप था, उसमें रॉक क्लाइंबिंग और पैराग्लाइडिंग का माउंट आबू। तो वहाँ कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज से हम सब लोग ग्रुप में गए हुए थे। तो वहाँ हमारे के जो माउंटेनियर थे मगन बिस्सा नाम से, वो और उनकी पत्नी, वो डिफेंस से रिटायर्ड मेजर थे, तो वो हमें वो सिखाते थे। उनका कोई एनजीओ था जिसका गवर्नमेंट से टाई अप था। उनका एक छोटा सा बच्चा था 3 साल का, वो हमारे साथ उन चट्टानों पे, उन पहाड़ियों में घूमता रहता था और उसको कोई रिस्क नहीं थी, कोई डर नहीं था, ना उसके पेरेंट्स उसकी कोई केयर करते थे कि भाई कहीं गिर जाएगा। और वो कहीं गिरा भी नहीं था जब तक हम 6-7 दिन वहां उस कैंप में रहे। उस बच्चे का नाम उन्होंने प्रिंस निकाल रखा था। अच्छा। उसके बाद में आते ही मेरे को स्कूल खोलना था, तो मुझे यार नाम क्या निकालने, जैसे अलग अलग नाम बहुत सारे यहाँ पर, विवेकानंद स्कूल, सरस्वती स्कूल, फलाना स्कूल, ये जो है, तो डिफरेंट नाम कुछ करते हैं। तो शुरू से कुछ वो बोलते हैं ना कि तूफानी करने की तो दिमाग में हमेशा रहती थी। तो मुझे यार ये नाम अच्छा था, उस बेटे का अच्छा नाम था, तो वो नाम कर दिया। तो उस नाम से फिर वो भी देखा कि भाई कोई दूसरी स्कूल का भी नाम नहीं है, तो आसपास में कहीं था भी नहीं। अभी कई जिलों में दूसरी जगह इस नाम से कोई खुले हैं, तो लगभग वो बाद में खुले हैं, खुले, और नाम भी, और साथ में ये भी देख लिया कि इधर उधर कितनी भी मुश्किलें हो, चट्टाने हो, पहाड़ हो, लेकिन गिरता भी नहीं। हाँ, इससे मुकाबला किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद में आपने कहा कि फाइनेंशियल काफी चैलेंजेस रहे, और मैंने पहले आपके एक इंटरव्यू में सुना है वो सोने की चेन को लेकर कुछ बात थी।
अब उन चीज़ों को तो अपन बार बार रिपीट क्या करें, लेकिन रिपीट इसलिए करना पड़ता है कि ये चीज़ें अपने आप को, आदमी को मजबूत बनाती हैं, आदमी को स्ट्रेंथ देती हैं। पुरानी चीज़ों का जब आदमी जिक्र करता है तो वो क्या जमी से जुड़ा रह जाता है, जमी पे उसके पाँव धरे रह जाते हैं, नहीं तो क्या हवा में उड़ने लग जाता है। तो उसका यूं था कि ये तो बात स्टार्टिंग की है 97 की, जब मेरे को प्रिंस पब्लिक स्कूल का रजिस्ट्रेशन करवाना था। अच्छा। तो यहाँ जो अपना गढ़ है सीकर का, वहाँ रजिस्ट्रार संस्थाएं ऑफिस है, वो उस समय 5,000 रुपए का एक बॉन्ड वहां पर खरीदना पड़ता था, कोई किसान विकास पत्र नाम से एक बॉन्ड खरीदना पड़ता था। उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। घर वालों ने भी, क्योंकि पिताजी ने कह दिया था कि यार तूने क्या गलत काम शुरू कर लिया, स्कूल का काम थोड़ी, तो कोई ना कोई तो ये तेरी जॉब पकड़ ले, बस हमें इतना ही चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, तो गवर्नमेंट जॉब पकड़ ले। लेकिन मेरे दिमाग में तो कुछ अलग चल रहा था। तो एक शादी में मेरे ससुराल वालों ने मेरे को एक सोने की चैन दी थी, वो चैन मेरे पास पड़ी थी, तो मैंने सोचा यार इस चैन को सेल कर देते हैं, जब अपन योग्य हो जाएंगे, कमाने लग जाएंगे, तो वापस खरीद लेंगे। वो चैन लेकर के मैं बाजार में, जहाँ अपने सुनारों की जो गलियां हैं, जो सुनारों की दुकानें हैं, वहां पर मैं गया। दुकान वाले ने जाते ही, वो एक ने ये बोला कि भाई इसके मैं 3,000 रुपए दूंगा, क्योंकि मेरे को पता नहीं था वो कितने तोड़े की थी, कितने क्या कीमत की थी। मेरे को तो 5,000 रुपए की नीड थी वो बॉन्ड खरीदने के लिए, स्कूल का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। तो मैंने कहा था यार 5,000 रुपए मिल सकते हैं कि? बोला नहीं मिल सकते। तो मैं वहां से अगली दुकान पे चला गया, तो अगली दुकान वाले ने भी शायद इतना ही बोला होगा। फिर मैं तीसरी दुकान पे गया, तो उसने मेरे को बोला कि किसकी चोरी करके लाया। अच्छा। तो यूं फिर मेरे को यूं लगा कि यार ये अपन को बेचनी नहीं है, ये बेचनी नहीं है, अपनी अमानत है, इसको अपन रखेंगे। फिर मैंने उसको सेल नहीं किया। फिर मैं मेरी माँ के पास गया, माँ को जाकर के कहा कि माता जी मेरे को ये 5,000 रुपए की जरूरत है, मेरे को स्कूल का रजिस्ट्रेशन करवाना, परमिशन लेनी है। माता जी ने मेरे को निकाल करके दी और उससे मेरी संस्था का रजिस्ट्रेशन हुआ। तो उस समय के हालात तो चैन नहीं, और बहुत सारी चीजें मैंने उस समय, मेरी एक गाड़ी जो स्कूल के बच्चों को लाने के लिए एक जीप ली थी, नई जीप निकलवाई थी। अच्छा। उसकी 12,000 रुपए मंथली किस्त आती थी। वो किस्त मेरी कभी टाइम पे जमा होती नहीं थी, 2-2, 3-3, 4-4 किस्तें पेंडिंग रहती थी। बैंक वाले का, फाइनेंस वाले का फोन आता था, गाड़ी को आज अंदर ही खड़ा रखना, नहीं कोई वो जो रिकवरी वाले हैं वो ले जाएंगे। तो इस तरह की वो चीजें पूरे दिन, हर टाइम, मतलब स्कूल की बजाय इन चीजों में ही रहता था कि ये फाइनेंस वाला काम जो है, जो चारों तरफ पैसे मांगने वाले लोग हैं, इनको मैनेज कैसे करें। और ये दौर लगभग 2010-11 तक चला। अच्छा। 2010-11 तक, क्योंकि जितनी इनकम होती थी, स्कूल अपना 2004-05 में थोड़ा ठीक चलने लग गया था, लेकिन जितनी इनकम होती थी उससे ज्यादा खर्च करना पड़ता था। कहीं रूम बनाने हैं, कहीं बस खरीदनी है, कहीं स्टाफ को सैलरी देने के बाद में इतने ही कोई फिक्स अमाउंट बचता था, तो बड़ा मुश्किलात थे। लेकिन उसके बाद में 2010-11 के बाद में स्थितियां थोड़ी अनुकूल होने लगी। बीएड कॉलेज की परमिशन हो गई, उसके बाद में पॉलिटेक्निक कॉलेज की भी परमिशन हो गई, और स्कूल में भी बच्चों की स्ट्रेंथ ठीक हो गई। फिर जो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया था, तो उसका वो खर्चा थोड़ा कम होने लग गया। अब इंफ्रास्ट्रक्चर नया डेवलप करने में खर्चा कम होने लग गया। तो यूं करके उस 2010-12 तक जाकर के इनसे, वो मारवाड़ी में बोलते नहीं, मांग तोड़ू से पीछा छूटा। बाकी मैंने जिस आदमी से भी मैंने पैसा उधार लिया था, उस व्यक्ति से जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट में लिया था, एक व्यक्ति को 1 रुपए का मैंने हिसाब 2010-11 में किया। 1-2 जने तो मेरे रिलेटिव ऐसे भी थे, क्योंकि वो हर साल आकर के टाइम पे ब्याज ले जाते थे। अच्छा। मैंने फाइनली जब उनको कहा कि भैया आप मूल रकम और ब्याज ले जाओ, वो बोले यार ऐसे थोड़ी। अच्छा। बोले हम ये इतना बड़ा अमाउंट, हम ये 12 लाख रुपए, 10 लाख रुपए कहाँ ले जाएंगे? यार कहीं भी ले जाओ, मेरे ब्याज ले रहे हो आप मेरे से, मेरे आगे पैसे। तो बोले सबको चुका दिया क्या? हाँ मैंने सबको चुका दिया। तब जाकर के वो लेकर के गए, कि उनके लिए भी एक सेफ जगह थी, एक कंफर्ट जोन था, जहाँ पर टाइम पे उनको ब्याज मिल रहा था। अच्छा, ये लाइफ की जो भी मुश्किलें होती है, चैलेंज होता है, उसमें इंसान अपने माता पिता और बाकी के परिवार के बाद में जिस पे सबसे ज्यादा भरोसा कर सकता है वो पत्नी होती है। आपकी शादी कब हुई और आपकी पत्नी की, आपकी धर्म पत्नी की भूमिका कैसी रही आपके संघर्ष वाले दौर में? मेरा क्या बाल विवाह हुआ था। अच्छा। मेरी 95 में शादी हो गई थी, तो 95 में मैं 19 साल का था। तो मतलब स्कूल शुरू करने से पहले? हाँ, स्कूल शुरू करने से पहले मेरी शादी हो गई। अच्छा। तो उस समय मेरी वाइफ की उम्र भी 18-19 साल ही थी, तो इसको बाल विवाह कहोगे आप। वाइफ ने उस समय सीपीएड कर लिया था, पीटीआई की ट्रेनिंग कर ली थी। अच्छा। उसने भी गवर्नमेंट जॉब वाला, उसके भी कोई वो विधान नहीं बैठा। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि वो जो पीटीआई की ट्रेनिंग की होती है, तो जैसे स्कूल में एक पीटीआई का काम होता है ना, डिसिप्लिन बनाने का, तो हमारे पूरे घर में बच्चों पे पूरा डिसिप्लिन उनकी मम्मी द्वारा, क्योंकि वो पीटीआई वाली ट्रेनिंग काम में आ जाती है। और फिर जैसे जैसे काम आगे बढ़ा, तो जैसे मेरे गर्ल्स हॉस्टल हैं और हैं, तो उनमें पूरी स्ट्रिक्टनेस के साथ और बाहर की चीजों को भी मेंटेन करने में, आज भी उसका रूटीन वही रहता है। सुबह से शाम तक हम लोग तो ठीक है, दिन में 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे ऑफिस भी बैठना पड़ता है, लेकिन उसके उस ऑफिस टाइप का नहीं। सुबह से शाम तक वही है कि
पूरे सिस्टम की मॉनिटरिंग कैसे की जाए उसमें वो लगी रहती है। तो उसका तो मैं ये मानता हूँ कि मेरे से भी ज़्यादा रोल रहा है। फिर बच्चों की परवरिश में रहा है। मेरे 3 बच्चे हैं। बेटी मेरी IIT खड़गपुर से पास आउट है, जो कि पिछले 1.5-2 साल से इसी सिस्टम का हिस्सा है, इसी सिस्टम में काम कर रही है। बेटा जो है वो पहले पूरी उसकी स्कूलिंग और कॉलेज यहाँ से हुई, लेकिन उसको MBA हमने UK से करवा दिया। और उससे छोटा बेटा वो भी 12th की एग्जाम दे रहा है। छोटे वाला जो डॉक्टर पीयूष है, उसके 2 बच्चे हैं, एक बड़ा बेटा है, छोटी बेटी है, वो अभी छोटे हैं, वो स्कूलिंग कर रहा है। जी, आपने बताया कि आपकी 2 बार वो गवर्नमेंट एग्जाम का आपने क्लियर कर लिया था, पर वो इंटरव्यू में हो नहीं पाया था। तो उस वक्त आपको लगा होगा ना कि नौकरी नहीं लगी? नहीं, ऐसा तो नहीं लगा था, ऐसा तो नहीं लगा था, क्योंकि ज्यादा कोई उस गवर्नमेंट जॉब के प्रति ज्यादा दिमाग में लालसा थी नहीं। अच्छा, शुरू से ही था, जुनून था कि यार कुछ करें। वही मैंने जो अभी वर्ड यूज किया ना, तूफानी करते हैं। सही है। तो वो तूफानी करने वाली चीजें दिमाग में चलती रहती थी, लेकिन हर बार यूं ही रहता था कि यार ये तूफानी होगा कैसे, होगा इसके लिए तो। लेकिन मेरा जो MBA है ना, इस मामले में मेरे तो पूरे इस यहाँ की चारों तरफ के आवरण में धक्के खा खा के मैंने MBA किया है। सही। जो सिस्टम मैंने सीखा है जी, आज इस सिस्टम को कैसे चलाया जाए, जो मैंने यहाँ आज की तारीख में यहाँ IITian जो है वो यहाँ काम कर रहे हैं, डॉक्टर कर रहे हैं, डिफेंस के ऑफिसर्स काम कर रहे हैं। उन्होंने तो एक वो पर्टिकुलर जगह ट्रेनिंग लेकर के आए, लेकिन मैं तो ऐसी किसी जगह ट्रेनिंग लेने के लिए नहीं गया। मैंने तो यहाँ धक्के खा करके ये चीजें सीखे, और इन चीजों को प्रैक्टिकली सीख करके मैं इनको यहाँ पर लागू करने की कोशिश करता हूँ। उसकी वजह से सिस्टम बहुत अच्छे से चल रहा है। पर मैं अभी भी ये सोच रहा हूँ कि अगर नौकरी लग गई होती और आप नौकरी कर रहे होते तो भी मैं कुछ अच्छा ही होता है, ऐसा कोई नहीं है। नौकरी कर रहा होता तो उस नौकरी को भी मैं अच्छे से करता। ये हो सकता है कि मेरा दायरा जो है वो सीमित हो जाता, लेकिन उस नौकरी को भी मैं अच्छे से करता। धीरज जी, मैंने मेरे जीवन का एक वसूल बना रखा है जी। अपना आचरण ऐसा होना चाहिए कि अपन किसी को चीट नहीं करें, और इतने खुददार भी अपन रहें कि कोई दूसरा भी अपन को चीट नहीं कर पाए। और ये अगर इस नीयत के साथ अपन काम करेंगे ना, तो दुनिया की कोई ताकत आपका बुरा नहीं कर सकती। मैंने मेरे एक छोटा सा कर्मचारी, यहाँ का लोकल का नहीं, मान लो बिहार का है, मेरे यहाँ मैस में काम करने वाले जितने भी हैं, शुरू से लेकर के अब तक बिहारी हैं, जो लगभग 300 से 350 लोग काम करते हैं। अच्छा। जो मैस में काम करते हैं, बहुत दूर के हैं। उनको कोई, जैसे मान लो उन्होंने किसी ने कोई गड़बड़ कर दी, उसको आराम से भगाया जा सकता है, उसकी 1-2 महीने की तनख्वाह रखी जा सकती है। अगर उसने कोई सिस्टम के अनुकूल काम नहीं किया और उसने कोई गड़बड़ भी कर दी, तो उसको ये तो कह देंगे कि आज इसको फ्री कर दो, लेकिन उसको साथ में ये भी इंस्ट्रक्शन रहेगा कि इसको आज तक की तनख्वाह देनी है। कोई आदमी जाकर के ये नहीं कहते कि वो प्रिंस स्कूल वाले हैं, उन्होंने मेरी 1 दिन की आधे दिन की सैलरी रखी। ये दिमाग में हमेशा रखा, और इसकी वजह से ठीक है, अगला आदमी छोड़ करके भी गया या किसी को यहाँ से फ्री भी किया है, तो भी उसको दिमाग ये ब्लेम नहीं कर सकता कि उन्होंने मेरे साथ इस तरह से चीट कर दिया। हाँ ठीक है, सिस्टम को अनुकूल चलाने के लिए, सिस्टम को अच्छा चलाने के लिए, इसको मॉडिफाई करने के लिए नए लोगों को जोड़ना पड़ता है, और पुराने लोग जिनमें कुछ कमियां हैं उनको साइड में भी करना पड़ता है। ये तो एक सिस्टम का एक पार्ट हो गया। आपने जब शुरू किया तो इन सब के बाद परिवार, धर्मपत्नी और सबके बाद आपकी टीम भी एक बहुत महत्वपूर्ण रही होगी, कि जिसमें ऐसे लोग रहे होंगे जिन पे आप भरोसा कर पाए और जिनके साथ आपने तरक्की की राह पे आगे कदम बढ़ाए। उसमें देखो बहुत सारे लोग रहे, लेकिन लोग आते गए जाते गए, आते गए जाते गए, क्योंकि हर आदमी की एक प्राइवेट जॉब में एक लालसा होती है, एक इच्छा होती है कि यार मैं यहाँ 5 साल 6 साल 8 साल 10 साल रह गया, तो क्यों ना कोई मेरे को। फिर जब सिस्टम अच्छा चलने लग गया तो कई लोग वैसे भी यहाँ से 1 2 3 4 जो लोग हमारे अच्छे थे, उनको इस रूप में भी उन्होंने उठा लिया कि यार वहाँ जब सिस्टम में इतना अच्छा काम कर रहा है तो हो सकता है अपने वाले काम को भी वैसे ही बढ़ा दे। तो यूं करके कुछ लोग तो इधर उधर हो गए। लेकिन जैसे अपन एक पर्टिकुलर बात करें तो अपने राजेश जी ढिलन सर हैं, जो 2003 में सिस्टम में आए थे, 2003-4 में, तो उनको आज 20 साल हो गए। वो वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे मैं और पीयूष कर रहे हैं। उनकी उतनी जिम्मेदारी है जो मेरी और पीयूष के, उनको इस सिस्टम की उतनी चिंता रहती है जो मेरे और पीयूष के रहती है। उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो सिस्टम से जुड़े हुए हैं, सिस्टम से पूरे तन मन से जुड़े हुए हैं, पूरी निष्ठा रखते हैं और डे नाइट इसकी पूरी कल्पना करते हैं, डे नाइट इसके अच्छे के बारे में सोचते हैं, और उनकी जो प्लानिंग्स रहती है वो कहीं ना कहीं जब हमसे एग्जीक्यूट करवाने की वो कोशिश करते हैं तो उसके हिसाब से उसका फायदा भी मिलता है। आज जो हम प्रिंस देख रहे हैं ये हर क्षेत्र में है। शिक्षा के क्षेत्र में शायद ही आपने ऐसा कोई सेगमेंट छोड़ा हो जहाँ पे प्रिंस नहीं है, और पूरे सीकर को इस पे प्राउड होता होगा कि हमारे शहर में एक ऐसी संस्था है। और आपके बहुत जगह होर्डिंग्स भी लगे हैं जिन पे एक टैगलाइन लिखी थी कि सीकर आकर अगर प्रिंस नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। मुझे एक वाकया याद है,
शायद 5-6 के आसपास था। मैं अपने एक रिश्तेदार के साथ आपके प्रिंस कैंपस में था, हिंदी मीडियम में, ठीक है। और हम क्लासेस चल रही थी और हम ऐसे ही मतलब शायद इधर से उधर हो रहे थे, और आपने कहा कि ये घूमने की जगह नहीं है। लेकिन आज आप कह रहे हैं कि सीकर अगर आज प्रिंस नहीं देखा तो क्या देखा? आज हमने इसको घूमने की जगह बना दिया। यूं आपने इसे इतना बड़ा बना दिया कि बाहर से कोई भी आए तो उसको ये लगता है कि जाकर बच्चे का चाहे एडमिशन कराना हो नहीं कराना हो, पर जाकर देखा जाए कि इतना बड़ा सिस्टम कैसे हो सकता है, कैसे उसको रन किया जा सकता है। मतलब एक स्टडी इस पे हो सकती है कि कैसे आप देखो दिनेश जी, ये जो टैगलाइन है ना, सीकर अगर प्रिंस नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, ये थोड़ा सा यूं थोड़ा ज्यादा, कई बार मैं कहता भी हूँ पीयूष को, कहता हूँ यार ये थोड़ा ज्यादा लगता है। अच्छा। थोड़ा कहीं इसमें कोई घमंड वाली बात तो नहीं लगती? बोला नहीं, ये अपन अट्रैक्ट कर रहे हैं आने जाने वाले आदमी को कि वो आकर के अगर उसकी कोई बच्चे को पढ़ाना हो तो विजिट करे। तो ये टैगलाइन की बात तो ये हो गई। सिस्टम का यूं कि हमने जो हमारा आरबीएससी का जो पुराना कैंपस है, उसका जो पुराना भवन, जिसको जो शुरुआती टाइम में जिसमें थोड़ा बहुत पसीना हमारा भी लगा हुआ है, उसकी ईंटें हम लोगों ने भी ऊपर चढ़ाई, मैंने और मेरी वाइफ ने भी चढ़ाई है। अच्छा। वहां से अगर अपन बात करें तो उसके बाद में जितने भवन बने उनको नए जमाने के अनुसार हमने मॉडिफाई करने की कोशिश की। कैंपस भी उसी हिसाब से सुंदर बने। आप जैसे अब जिस कैंपस में अपना इंटरव्यू चल रहा है उसके सामने फ्लोरेटो स्कूल है। तो स्कूल के आज 5-6 साल पहले जब इसकी स्थापना हुई थी, उससे पहले एक बार क्या हुआ था कि लखनऊ में सिटी मॉन्टेसरी स्कूल है, जो एशिया का सबसे बड़ा स्कूल माना जाता है। डॉक्टर जगदीश चंद्र गांधी उसके जो है ओनर हैं, डायरेक्टर हैं। तो वहाँ कोई एक वर्कशॉप था, उसमें मैं 3 दिन वहाँ ठहरा था, वहाँ जाके आया था। तो शाम के समय हम उनके गेस्ट हाउस में रुके हुए थे, तो बाजार में हम शॉपिंग के लिए गए लखनऊ में। तो जिस रिक्शे में हम बैठे, उस रिक्शे वाले ने कहा कि भैया आप कहाँ से हो? तो हमने कहा हम सीकर राजस्थान से। तो बोला यहाँ कोई वर्कशॉप चल रही है इसमें? बोला इसमें मॉन्टेसरी, सिटी मॉन्टेसरी में आए हुए हो? तो हमने कहा हाँ। बोला मेरा भी सपना है, मेरी छोटी बेटी है, बोला 2 साल की, जब वो बड़ी होगी तो मैं इसी स्कूल में डालूंगा। अच्छा। उस रिक्शे वाले ने ये कहा। तो फिर हमने आकर के उसका सेगमेंट चेक किया, तो सिटी मॉन्टेसरी स्कूल उस समय की स्थिति ऐसी थी कि एक मीडियम टाइप का जो सामान्य आदमी है उसके लिए भी उनके पास एक सेगमेंट था, वो अपने बच्चे को वहां पढ़ा सकते थे कम फीस में। ओके। और उनके पास एक ऐसा सेगमेंट भी था, उस समय वहां के मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव, जब हम गए थे तो अखिलेश यादव के बच्चे भी सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़ते थे। अच्छा। और एक रिक्शे वाले के बच्चे भी सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़ते थे। उसके अनुसार आपको सेगमेंट देने की जरूरत भी होती है, हर आदमी की इनकम अलग अलग होती है, सोर्स अलग अलग होते हैं, और उसी के सिस्टम से फिर हमने ये सिस्टम लॉन्च किया। अब आप देखोगे कि इस फ्लोरेटो के बाद में हमने हमारा एक सैनिक स्कूल बनाया, एनडीए बनाया। अभी हमने हाल ही में एक प्रिंस रेजिडेंशियल स्कूल बनाया है जी, जो मेरे खुद के गांव में है, पालवास और श्यामपुरा के बॉर्डर पे है। उस स्कूल इसके बारे में मैं बात करने वाला था, लेकिन मैंने ये सोचा था कि इसके बारे में बात करेंगे कि पहले जो गांव के सेठ लोग होते थे किसी कस्बे के, वो इस तरह के स्कूल्स बनाते थे कि बेटी का अपन ने जहाँ से शुरू होके कमाया, और आज जब हमारे पास पैसा है या पावर है तो हम अपने गांव में कुछ ऐसी चीजें करें। देखो यूं है दिनेश जी कि इसमें पैसा पावर वाला तो हमारे पास यहाँ कोई काम ही नहीं है भाई। सेठ लोगों के पास उनका व्यापार अलग होता था, उनमें से 2 रुपए बचते थे, वो उनको अपने नाम के लिए मान लो या कैसे भी मान लो उनको लगाने होते थे। हमारे यहाँ तो ये कि संस्था है, स्कूल है, इसमें जो 2 रुपए बच गए उनको अपन को इस सिस्टम को ग्रो करने में लगाना है जी। तो नेचुरल सी बात है, वो कहते हैं ना, वो पेट जो होता है वो पैरों की तरफ ही झुकता है। तो नेचुरल सी बात है कि भाई दूसरी साइडों में जाकर के अपने गांव, उसकी बजाय तो अपने गांव की तरफ मुंह करें। तो मेरे गांव में एक बड़ी जमीन अपन ने इस पर्पज के लिए ली थी। इस समय उसमें 2200 बच्चे प्रिंस रेजिडेंशियल कैंपस में हमने शिफ्ट कर दिए लगभग 6-7 महीने पहले। अभी उसके ऑफिस वगैरह सारा इनॉग्रेशन हो गया। उस कैंपस में जैसे एक सीबीएसई स्कूल के कैंपस में ग्राउंड्स होते हैं, वैसे हर गेम के ग्राउंड बने हुए, स्विमिंग पूल उसमें बना हुआ है, ऑफिस, लाइब्रेरी, लैब, ये सारी चीजें जब आप देखोगे तो देखते रह जाओगे। ये चीजें हमने चारों तरफ से सीख करके इन चीजों को और कैसे मॉडिफाई किया जा सकता है। हाँ ठीक है, आज की तारीख में स्थितियां ये हैं कि भी 2 रुपए संस्था में भी ठीक आ रहे हैं, कहीं कमी रहती है तो बैंक भी इजी लोन दे देता है। बिल्कुल। बैंक वाला किस्सा भी मैं आपको बता दूं, जिस समय जब सारे रिश्तेदारों से मैंने ले रखा था लोन, उस समय बैंक के पास भी हम जाते थे लोन लेने के लिए, तो वो भी कहते थे पुरानी बैलेंस शीट लाओ और आपका वो ट्रैक रिकॉर्ड लाओ और वो लाओ। अब बैलेंस शीट कुछ होती नहीं थी, ट्रैक रिकॉर्ड कुछ होता ही नहीं था जी। हमारे पास तो लिस्ट होती थी, वो जो रिश्तेदारों के वो जो पैसे मांगते थे उनकी लिस्ट होती थी, उसके अलावा कुछ होता नहीं था। जबकि स्थितियां उसके बाद में जो बदली, अब आज स्थिति ऐसी है कि हर बैंक ये चाहता है कि प्रिंस जो संस्था वो अपन से जुड़े।
फंडिंग अपन से कराए, उनकी जो सैलरी अकाउंट है वो अपन से हो, उनके जो गेटवेज हैं वो अपन से हो। ये हर बैंक चाहता है। और पहले मैं उन बैंक वालों के पास 2-2 घंटे बैठता था, फिर भी वो मेरी बात सुनते नहीं थे। अच्छा। आज वो मिलने के लिए मेरे से समय जब मांगते हैं तो पहले मैं उनका जो असिस्टेंट होता है वो कहते हैं कि मेरे भाई राजस्थान हेड आ रहे हैं, मेरे नॉर्थ के हेड आ रहे हैं, तो मैं उनको कहता हूँ कि भैया बुला तो ले, लेकिन मैं 5 मिनट से ज्यादा समय नहीं दूंगा। 5 मिनट में जो आपकी बात है वो पूरी रखनी होगी। तो अगला भी इस मेंटलिटी से आता है कि भाई अपन को आधे घंटे बैठ करके गोसिप नहीं करनी, अपन को अपनी बात जा करके वो रखनी है। तो इन चीजों में बड़ा आनंद आता है। और ये जो सेटअप जो हमने अलग अलग बनाए, उसके पीछे भी रीजन ये था कि जब अपन सारा काम सही कर रहे हैं तो इसमें कोई ये नहीं हो कि घोच पोच हो जाए। भाई वहाँ एनडीए वाला बच्चा रह रहे हैं, वहाँ एज ए सोल्जर डिफेंस की तैयारी करने वाला बच्चा भी उसी में अपन घुसा देंगे, उसी में स्कूलिंग वाला बच्चे को घुसा देंगे, उसी में अपन उसके बगल में दूसरे रूम में अपन आईआईटी नीट वाले को घुसा देंगे, तो वो उस बच्चे के साथ न्याय नहीं होता फिर। सही है। तो हमने हर सेगमेंट के लिए अलग अलग कैंपस बनाए, हर सेगमेंट के लिए अलग अलग इंचार्ज बनाए, हर सेगमेंट के लिए अलग अलग फैकल्टी रखी, और उसी का नतीजा है कि चाहे कोई सा भी रिजल्ट आए, न्यूज़पेपर हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे आप जैसे शुभ चिंतक हो, सब यही चाहते हैं कि प्रिंस का रिजल्ट क्या रहा। और हर रिजल्ट में हम हर बार बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। वो जैसे सीकर में जब 2003, 4, 5 से जब ये दौर शुरू हुआ स्कूलिंग का, कोचिंग का, आईआईटी नीट के अलावा इसका एनडी का, डिफेंस का, तो ये मानो कि जो 2 बैट्समैन होते हैं तो दूसरा बैट्समैन बार बार चेंज होता है, लेकिन एक छोर पे लगातार बैटिंग है वो प्रिंस के द्वारा कंटिन्यू जारी है। और कोशिश रहेगी कि इसको अपन अनवरत जारी रखने की, जब तक कहते हैं ना शरीर में जान है तब तक इसको सही तरीके से रखने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बेहतर। मैं चाहता हूं कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि अपने किस किस बोर्ड में कौन कौन सा सेगमेंट और कहां कहां पे प्रिंस का पहुंच है। राजस्थान बोर्ड के सीकर में अपने 4 स्कूल चल रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड के सीकर में 5 स्कूल चल रहे हैं, 2 डिग्री कॉलेज चल रहे हैं। आईआईटी नीट के लिए अपन ने 3 जगह अलग अलग विंग बना दी। पालवास रोड पे पहले से अपनी एक विंग थी, एक फिर 4 साल पहले पिपराली रोड पे खोल दिया, और उसके अलावा अपन ने एक ये जिस कैंपस में अपन आज बैठे हैं, देखा होगा आपने कि उन दोनों की तुलना में इसको अपन ने कितना भव्य बनाया, कितना सुव्यवस्थित बनाया। इसको अपन ने बहुत अच्छे से इसको बना दिया। और इनके अलावा फिर अपन ने एक एनडीए का जो सेगमेंट था, एनडीए कैंपस है, उसको अपन ने पहले डिफेंस शुरू किया था, जिसमें एज ए सोल्जर नेवी, एयरफोर्स में, आर्मी में भर्ती करवाने के लिए अपन ने किया था। फिर एनडीए वाले काम में अपन लगभग 5-6 साल पहले आए, और आप ताज्जुब करोगे जी, बड़े बड़े जो सैनिक स्कूल हैं गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड, जो चित्तौड़गढ़ सैनिक स्कूल, बड़े बड़े सैनिक स्कूल हैं, उनमें एक साल में इतने सिलेक्शन नहीं होते जितने आपके प्रिंस एनडीए एकेडमी ने सिलेक्शन करवाए। इस साल हमारे 30 बच्चे 30 फाइनली एसएसबी रिकमेंड हुए जो प्रिंस एनडीए से निकले हुए। उसके पीछे वजह ये है कि सारे सिस्टम के लिए वहाँ सेना के रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब उसकी मॉनिटरिंग करते हैं, रिटायर्ड कर्नल वहाँ मॉनिटरिंग करते हैं, और 5-6 कर्नल ऐसे हैं जो बार बार टाइम टू टाइम आकर के बच्चों के एसएसबी के इंटरव्यूज की तैयारी करवाते हैं। और उनके उस सिस्टम के लिए चाहे पढ़ाई हो, चाहे उनके गेम्स हो, चाहे उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो, बहुत बड़े शानदार अच्छे ग्राउंड उनके लिए बने हुए हैं। उसकी वजह से वो अच्छा रिजल्ट दे पाते हैं। और हर कैंपस हमारा पहले वाले कैंपस से बेहतर होता है, जैसा कि आप देख करके फील कर रहे हो। बिल्कुल। इतना बड़ा जब कैंपस बना है, इतने सारे ब्लॉक्स हैं, इतने सारे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, पिछले करीब 20 साल से तो हम देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्शंस हमेशा चालू रहे, कुछ ना कुछ लगातार बन रहा है। पिछले 2-3 साल से तो बहुत स्पीड से चल रहा है। हाँ, मतलब पता ही नहीं चलता कि कब बन के तैयार हो गया है। तो इन सब के बारे में भी अब आपको तो बहुत समझ हो गई होगी, पत्थर सरिये से लेके बनाने। वो कहते हैं ना, किसी काम में जब मजा आने लग जाए ना आदमी को, तो फिर क्या होता है, वो जुनून की हद तक चला जाता है। तो एकेडमिक वाला जो काम है वो पीयूष और ढिलन सर बहुत अच्छे से देख लेते हैं। तो उसमें मेरे को ज्यादा कोई इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे पास तो जब कोई कंप्लेंट्स आती है तब मेरे को उनकी क्लास लेनी होती है। अच्छा। बाकी का ये जो दूसरा काम है ना, इस संस्था के साथ में कौन सी जमीन जोड़नी है, कौन सा उसका कन्वर्जन करवाना है, किसकी परमिशन लेनी है, और कौन सी बिल्डिंग कितने दिन में तैयार करके देनी है, अच्छा। जिस तरह से हमारी वो बैठ करके डिसाइड होता है, उसी हिसाब से हम प्लानिंग को आगे एग्जीक्यूट कर देते हैं और बहुत आराम से कर देते हैं उसको। अब पहले जब शुरू में, अब मेरे जो शुरू के क्लासरूम है, उन क्लासरूम्स की साइज आप देखोगे तो उनकी मेरे हिसाब से कोई 15x16 या 15x18 फीट उनकी साइज हुआ करती थी। अच्छा। जिसमें 30-35 बच्चे भी बड़े मुश्किल से बैठते थे। आज जिस बिल्डिंग में आप बैठे हो, यहाँ पर सारे क्लासरूम 35x55 के, अच्छा। और सारे क्लासरूम कंप्लीट एसी हैं, एयर कूल्ड नहीं, कंप्लीट एसी हैं। फ्लोरेटो के पीछे एक नया ब्लॉक बना रहे हैं फ्लोरेटो का, उसमें एक्टिविटी हॉल बन रहे हैं बहुत बड़े बड़े शानदार, और कंप्लीट बिल्डिंग वो भी वैसे की वैसी कंप्लीट बिल्डिंग ऐसी बन रही है। तो
एसी का मतलब ये नहीं कि भाई कोई बहुत धनाढ़े काम हो गया, उसका मतलब ये कि जिस व्यक्ति को जिस सेगमेंट की जरूरत है, जिस फैसिलिटी की जरूरत है, वो प्रोवाइड कराने के लिए हम रेडी रहते हैं। अदरवाइज तो हमारे जैसे सामान्य घर का जो बच्चा जो पढ़ना चाहता है कि मुझे अच्छी स्कूलिंग करनी है, अच्छी पढ़ाई करनी है, तो आरबीएसई स्कूल में हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों है। मेरा ज्यादा मैक्सिमम टाइम मेरा सिटिंग का रहता भी वही है। और वो कैंपस जो आरबीएसई वाला 2003 में हमारी राजस्थान बोर्ड में फर्स्ट मेरिट आई थी। अब 2024 में अपन प्रवेश कर रहे हैं, 2023 में भी हमारी बेटी ने राजस्थान बोर्ड को टॉप किया है। तो ये आप देखो कि लगातार 21 साल से हम उस एक सेगमेंट में बहुत अच्छे से लगे हुए हैं, पूरे जुनून के साथ लग रहे हैं, पूरी मॉनिटरिंग के साथ लग रहे हैं। अच्छा, ये नेता लोग जब भी कहीं जाते हैं ना, तो ये बताते हैं कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। तो पिछले चुनाव में मैंने भी देखा कि अलग अलग जगहों पे नेता बता रहे थे कि हमारे क्षेत्र में हमने स्कूलों में इतने कमरे बना दिए, हमने इतने कमरे बना दिए, और वो 200-400 कमरे भी होते थे तो वो बड़ा प्राउड फील करते थे। आपके पूरे कैंपस में कितने कक्षा कक्ष होंगे? ये सवाल अगर आप मेरे को पहले बता देते तो मैं काउंटिंग करके आता, ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि यहाँ इस साल 13,000 प्लस बच्चे बोर्डिंग में रह रहे थे जो ये सेशन गया उसमें। तो एक कमरे में 3 या 4 बच्चे रहते हैं, कुछ में 2 भी रहते हैं, 2, 3, 4 का ये एवरेज रहता है। तो ये मान लो कि लगभग बोर्डिंग के 5-6 हजार रूम तो बोर्डिंग के होंगे, तभी उनमें 13,000 बच्चे रह पाते हैं। 35,000 बच्चे पूरे सिस्टम में पढ़ते हैं जी। तो एक क्लास में 25, 30, 35, 40 या जो अपनी कोचिंग की क्लास होती है उसमें थोड़ी सी संख्या ज्यादा हो जाती है, तो उसी के अनुरूप अपन को संख्या निकालनी पड़ती है। बाकी उसकी काउंटिंग वाला काम तो क्या है, उसकी प्रॉपर आप 10 मिनट 20 मिनट दो तभी निकल पाती है। हजारों की संख्या, हाँ हजारों की संख्या में हो गया। हाँ, ये मेरे को जरूर ध्यान है जी कि कौन से बिल्डिंग के क्लासरूम किस साइज के हैं, क्योंकि वो प्लान सारा वो मैंने बनाया है या मैंने आर्किटेक्ट से बनवाया है। तो मेरे को जहां लगा कि यार इन कमरों को थोड़ा छोटा करना है, इन कमरों बड़े की गुंजाइश रहती है, इन कमरों को बड़ा करना है, सीढ़ियां बड़ी करनी है, बरामदा बड़ा करना है, ये जो टॉयलेट्स हैं वो हर फ्लोर पे अलग अलग गर्ल्स बॉयज के अलग अलग बहुत अच्छे से बनाने हैं, वो तो सारा दिमाग में है, लेकिन टोटल संख्या कितनी है उसके लिए वो मुश्किल है। अच्छा, जैसे आपने अपनी जिंदगी को बदला कि आपने कहाँ से कहाँ तक का सफर आपने तय किया है, आपके स्कूल में बहुत सारे बच्चे आए हैं, पढ़े हैं, गए हैं, नौकरी लगी होगी, उन्होंने अपने काम किए होंगे। कुछ खास बच्चों की कुछ कहानियां आप शेयर कर सकते हैं जिससे जहाँ पे आपको लगा हो, सुकून महसूस हुआ हो कि इस बच्चे की जिंदगी आज प्रिंस के यहाँ पढ़कर बदली है? बच्चे तो हजारों की संख्या में हैं जो यहाँ से निकल करके आईआईटी करके अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज में बहुत बड़े पैकेज में वो जॉब कर रहे हैं जी। बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, बड़े डॉक्टर्स हैं। अपने गुलाबी देवी स्कूल के पास घर है एक, लेकिन 1-2 बच्चों के मैं आपको जिक्र कर देता हूँ। तो गुलाबी देवी स्कूल के पास घर है, जय पुरोहित नाम का एक बेटा है जिसका कंप्लीट स्कूलिंग सब यहीं से हुआ, सिलेक्शन हुआ उसका। वो अभी कार्डियो में उसने एमडी भी कर लिया, तो उसकी वाइफ भी डॉक्टर है। वो बच्चा जब यहाँ पढ़ता था तो उसके पिताजी हैं पुरोहित जी, वो मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, उम्र में बड़े हैं लेकिन बहुत अच्छे मित्र हैं। तो वो जब बच्चा पढ़ता था तो मुंह खोल करके बैठता था क्लास में, यूं करके पढ़ता था। तो टीचर्स और हर बार क्लास में टॉप आता था, तो हमने उस पर और ज्यादा फोकस करना शुरू किया। तो टीचर ये कहते थे, मैंने कहा यार ये पढ़ाई घर, बोले सर ये घर पे तो इसके पेरेंट्स से पूछ लिया, घर पे तो जाके पढ़ाई नहीं करता, ये क्लास में ही जो कुछ पढ़ाया जाता है उसको गिट जाता है। अच्छा, यार ये अलग कंसेप्ट है। बोला सर ये हर टाइम मुंह खुला रखता है और जो कुछ पढ़ाया जाता है उसको गिट जाता है। और तो ये भी अपने आप में एक कला होती है कि आदमी चाहे किसी भी हालात में रहे, लेकिन अगर अच्छे से उसको कंसंट्रेट होकर के अगर सुन रहा है तो वो चीजें आपके काम में आती हैं और आप अपना सिलेक्शन में सफल हो जाते हो। गरीब तबके के बच्चे के हिसाब से अपन बात करें, एक रतन देवासी नाम का बिलाड़ा जोधपुर का बच्चा है। अच्छा। जो कि वो अपने आप में खुद, मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने उसकी कोई बड़ी मदद कर दी, वो खुद ही अपने आप में एक कहानी है, बड़ी एक स्टोरी हो। अच्छा। कभी आपको कोई उधर जाओ तो उसको कवर करना जरूर। वो बहुत ही एक सामान्य घर से, मतलब ये मानो कि उसके पिताजी जो हैं वो भेड़ें चराते थे, माँ उसके जब छोटा था तभी एक्सपायर हो गई थी। अच्छा। छोटे भाई बहन थे, उनका जिम्मा भी उसी के पास था, उनकी परवरिश का जिम्मा। उसके जो स्कूल के सर थे वहाँ के वैष्णव जी, उन्होंने 8वीं के बाद में उसको 9th में मेरे यहाँ भेज दिया था। 9th, 10th, 11th, 12th 4 साल उस बच्चे ने, मैंने उसको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया। इवन कि उसकी कपड़े, कॉपी किताब, पेन पेंसिल सब कुछ, तेल साबुन सब कुछ हम ही उसको देते थे। वो बच्चा 12th यहाँ से अच्छे नंबरों से करके गया। यद्यपि प्रैक्टिकल में नंबर कम आने की वजह से वो मेरिट में स्थान नहीं बना पाया था, लेकिन अच्छे नंबर से वो करके गया। उसके बाद में उसकी 2-3 जॉब लग गई, डाक ऑफिस में लग गई,
फिर वो उसमें रोडवेज में इंस्पेक्टर बन गया। लेकिन उसका जुनून देखो कि ऐसी स्थितियों परिस्थितियों के बावजूद वो आरएस वाली एग्जाम में लगातार रहा। अच्छा। और ये जो 2018-19 वाला बैच था उसमें वो आरपीएस बन गया। ओके। राजस्थान पुलिस में आरपीएस बन गया। अभी थोड़े दिन पहले तक उस बच्चे की जो पोस्टिंग थी वो जालोर थी। अभी जो लिस्ट आई है उसमें उसका पाली ट्रांसफर हुआ है, पाली में वो आरपीएस है। तो एक ऐसे घर का बच्चा जिसके घर पे इतने ज्यादा सारी चीजों के ही अभाव थे, मतलब कुछ था ही नहीं, और वो अपने जिद और जुनून से वहां तक पहुंच जाता है। तो उससे जब भी वो हर होली दिवाली बात करता है और कोई छोटी बड़ी बात होती है तो बात करता है। उसके परिवार के हर टाइम एक आध बच्चा भी यहाँ पढ़ता रहता है। अच्छा। तो उसलिए भी वो बात करता रहता है। तो बड़ा सुकून मिलता है जब वो बात करता है तो, कि यार देख किन परिस्थितियों से लड़ करके और ये कहाँ तक पहुंच गया। एक डीएसपी बनना और ऐसे हालातों से निकल करके बनना वो अपने आप में। बाकी तो यहाँ से निकले हुए बच्चे आईएएस भी हैं, आईपीएस हैं। कृष्ण विश्नोई नाम का एक दोरीमन्ना बाड़मेर का बच्चा है। अच्छा। वो यहीं पढ़ा हुआ है। वो अभी थोड़े दिन पहले तक गोरखपुर में एसपी था। ओके। तो यूपी कैडर में आईपीएस है। बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ से निकले और अच्छी अच्छी जॉब में लगे। आप के परिवार में आपके पिताजी आर्मी में थे तो डिसिप्लिन रहा, फिर आप हॉस्टल गए तो भी डिसिप्लिन रहा, फिर आपने बताया आपकी वाइफ ने भी डिसिप्लिन मेंटेन किया। पर ये एक आम धारणा है कि जब इतना पैसा होता है, सब संसाधन होते हैं, सारी चीज़ें होती है, तो उस परिवार में जो बच्चे जन्म लेते हैं तो वो सिल्वर स्पून के साथ पैदा होते हैं। आपके भी 3 बच्चे हैं, डॉक्टर साहब के 2 बच्चे हैं। उनके बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आपने जो स्ट्रगल किया और आपने जो फेस किया, आपने जिस तरीके से जीवन को देखा, उसका असर आप उनके ऊपर पड़ने देते हैं, या मतलब कि ठीक है पैसा है? पहली बात तो ये है दिनेश जी की जो आप कह रहे हो ना, इतना पैसा है नहीं। पहली बात तो ये है। ओके। जो कुछ संस्था में आया बट गया, जो बचा उसकी नेक्स्ट जो भी प्रोजेक्ट है उसमें लग गया। ओके। पैसा कुछ नहीं रहता। ठीक है ना, क्योंकि जब यहाँ से सैलरी जाती है तो करोड़ों में जाती है, जो यहाँ के खर्चे होते हैं तो करोड़ों में होते हैं, वो उसमें चला जाता है। तो कभी बच्चों को ये एहसास नहीं होता कि अपने घर में पैसा भी है, और एक्चुअल में है भी नहीं। अब दूसरी बात ये है कि उसका तो महिमा मंडन अगर बच्चों के सामने किसी चीज का होता है कि भाई अपने पास इस तरह से दौलत पड़ी है, तभी उस चीज का इम्पैक्ट आता है। जब आपकी रूटीन अगर सुबह से 5 बजे से लेकर के रात को 11-12 बजे तक आप अगर पूरे उस काम में खफे रहते हो, पजे रहते हो, तो बच्चों को भी लगता है कि यार मम्मी पापा अंकल सब जब इतना काम कर रहे हैं तो अपना भी दायित्व बनता है। मैं मेरे बच्चों की बात करूं, बेटी है तो उसको 2 साल हो गए, उसकी भी वही ड्यूटी है, चाहे संडे हो चाहे दूसरे वर्किंग डे हो, हर दिन वो सुबह 7-8 बजे तैयार हो जाना। जो उसको जिम्मेदारियां दे रखी हैं, उनको कोई ये नहीं कि उसको कोई बड़ी चेयर दे रखी है। अच्छा। उसको अंडर ट्रेनिंग, हम तो अब बच्चे कई बार कहते हैं कि पापा अंडर ट्रेनिंग कब तक रखोगे? वो यार जब तक हम सही सलामत है तब तक आप अंडर ट्रेनिंग ही रखेंगे आपको। तो उनको कोई ना कोई काम जो हमने दे रखा है, बेटा है तो उसको एनडीए कैंपस का मैंने जो काम दे रखा है, तो सुबह से शाम तक वो काम करना ही पड़ेगा। अगर वो टाइमली, जैसे मान लो उसकी इच्छा हो जाती है भी दोपहर में थोड़ा रेस्ट करना है या शाम को जल्दी रेस्ट करना है, तो वो कोई छुप के कोई रेस्ट कर ले तो बात अलग है, अदरवाइज वो मुमकिन नहीं है। अच्छा। क्योंकि वो सिस्टम जो आप डर्रा जो इस समय डाल दोगे वही उनके जीवन भर काम में आएगा। अब माना कि क्योंकि नई जनरेशन है, जो धक्के हमने खाए हैं, जो पेचीदगियां इस सिस्टम की हमने देखी हैं, जो हालातों का हमने सामना किया है, वो इन बच्चों ने नहीं किया। लेकिन फिर भी जो जितना चल रहा है उनसे तो कम से कम इनको इस तरह से तो इनका को तैयार करें कि इनका मुकाबला कर सकें। कभी कोई छोटी बड़ी बात हो तो भी उसका सामना कर सकें। इतना सा हम चाहते हैं कि उनको तैयार करें। और नो डाउट इनको इतना सा, अब जैसे हम लोगों ने, मैंने कहा ना शुरू में आपको कि मैंने किसी यूनिवर्सिटी से एमबीए नहीं किया, सब कुछ यहीं से सीखा है। इसलिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको यूनिवर्सिटीज में या आईआईटीज में वहां सीखने को नहीं मिलती, वो जमीन पे आपको धक्के खा करके ही सीखने को मिलती हैं। और वो जब यहाँ पर जो जैसे अपने पहले वाले सीएम साहब कहते थे ना भाई, जो रगड़ाई होती है ना, रगड़ाई से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। तो रगड़ाई का दौर वो इन बच्चों का चल रहा है। इनकी जिसकी ठीक सी रगड़ाई हो जाएगी वो इन कामों को ठीक से कर लेगा, जो थोड़ा सा इनसे बचने की कोशिश करेगा उनमें वो निखार नहीं आ पाएगा। सही है। आज के टाइम पे जब पैसा आता है या मतलब साधन संपन्न होते हैं चीज़ है, तो गाड़ियाँ और ये सब कल्चर बहुत आम है। लेकिन मैं देखता हूँ कि आपके पिताजी आज भी बहुत ही मतलब लो प्रोफाइल रहते हैं, बहुत ही डाउन टू अर्थ, और अभी भी मोटरसाइकिल से वो घूमते हैं। और उनको देख के मैं जो उनको 20 साल पहले देखा करता उनके लिए एक किस्सा है छोटा सा, वो बता दूं आपको। अब आपने बात छेड़ी दी तो 3-4 साल पहले मैंने और पीयूष ने उनको कहा कि पापा जी आपकी एज हो गई, अब वो क्या है, स्कूल वाले काम में कोई ज्यादा दखलंदाजी नहीं करते। उनको जो 2-3 हमारे जो खेत हैं या पुश्तैनी जो हमारी जमीन है उसको देखने का उनको शौक रहता है कि भी दिन में वहां एक बार जाके आए। तो हमने कहा भी बाइक से मत जाओ, मोटरसाइकिल से मत जाओ। उनके एक हाथ में थोड़ी प्रॉब्लम भी रहती है, तो हमने उनको एक बोलेरो गाड़ी और ड्राइवर अवेलेबल करा दिया कि अब ये आपके साथ रहेगा और इसको आपको ले जाना है, बाइक आपको कभी नहीं चलानी। बोला ठीक है।
अब वो वहाँ खेत में चले गए, जाते ही उन्होंने जाकर के उस ड्राइवर को बोला, भाई इधर मेरे साथ लग जा काम पे। तो बोला जी काम पे? बोले यार मैं आया हुआ हूँ तो घंटे 2 घंटे तो काम तो कुछ ना कुछ करूंगा ही, तो तू भी थोड़ा साथ करा दे। वो उस समय तो बेचारा ड्राइवर था तो वो लग गया। शाम को आकर के बोला, गुरुजी अगर ये काम करना होता तो मैं मेरे खेत में ही कर लेता, मेरे को तो ड्राइवरी करनी है, सिर्फ मैं कल से नहीं आऊंगा। तो पुराने आदमी, ट्रेडिशनल आदमी, उन चीजों से अपन को भी सीख मिलती है कि कहीं पर भी पैसे का मिसयूज नहीं हो। गाड़ी घोड़े अलग बात होती है, आज भी हमारे पास कोई संसाधन नहीं है गाड़ी घोड़ों के, या हम में से कोई ऐसा नहीं है कि कोई हर 10 दिन से कोई जयपुर चला जाए, बॉम्बे चला जाए, दिल्ली चला जाए, या घूमने फिरने चला जाए। बहुत रेयर काम होते हैं जब साल 2 साल एकदम आदमी खप जाता है, पूरा यूं अवसाद में आ जाता है ना, तब दूसरे से परमिशन लेनी होती है कि मैं 2 दिन के लिए कहीं बाहर जा सकता हूँ क्या। बाकी गाड़ी घोड़े इन चीजों से तो क्या है, वो कई बार जैसे आदमी ऊपर उठ जाता है ना, वो स्थितियां हो गई, उन चीजों की कभी कल्पना ही नहीं रहती। और न हम पूछते हैं कि किसी के पास पुरानी गाड़ी है, किसी की टूटी हुई गाड़ी है, न हम कहते हैं भी तेरे को नहीं चाहिए क्या। जो जिसके पास जो जैसे है उससे वो काम चला लेता है। उन चीजों का शौक नहीं रहा, उन चीजों से कोई वास्ता भी नहीं रहा देखा जाए तो। अभी भी देखते हैं आपके अक्सर बार त्योहार आपकी तस्वीरें आती रहती है परिवार के साथ, कभी बाजरे की रोटी प्याज खाते हुए, कभी राबड़ी पीते हुए। तो परिवार के साथ अभी भी आपका जुड़ाव हम लगातार देख रहे हैं कि जिस तरीके से पूरा परिवार एक जगह रहता है, बैठता है। आने वाली जनरेशन के लिए जो आपके यहाँ से पढ़ते भी हैं बच्चे और आपके जो परिवार के हैं, क्या आप उनको मैसेज देना चाहेंगे अपने इस 25-30 सालों के स्ट्रगल वाले जीवन से? देखो, चाहे परिवार के हों, चाहे हमारे आसपास के हों, मैं तो कई बार गांव में भी जब कोई बैठते हैं, कोई ब्याह शादी में बैठते हैं, कहीं मिलना होता है, सबको ये कहता हूं, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। भगवान ने दिमाग तो सबको अलग अलग दिया है। कोई कहे ना सबने सबको बराबर दिया है, ऐसा नहीं है, सबको बराबर नहीं दिया, सबको अलग अलग दिया है। अब उसको क्या है, कई पुलिस ज्यादा कर लेते हैं, कोई थोड़ा कम कर लेता है। अब जिसने मेहनत से, अपने जुनून से दिन रात मेहनत की, वो उसमें आगे निकल जाएगा। अब ये तो पता नहीं कितना निकल जाएगा, लेकिन वो अच्छी नीयत के साथ, ईमानदारी के साथ अगर वो काम करेगा तो वो आगे निकल जाएगा। और जिसने शॉर्टकट अपनाने की कोशिश की, जिसने गलत रास्ते अपनाने की कोशिश की, जैसे अभी आपने देखा हो गया ये जो राजस्थान सरकार की जो भर्तियां हैं, बिल्कुल, तो लोग किस तरह से, मतलब किस हद तक लोग चले जाते हैं। तो अगर आप शॉर्टकट कुछ भी अपनाओगे तो आप जीवन में सफल नहीं हो पाओगे, बदनाम हो जाओगे, और आपकी जो लाइफ है वो स्पॉइल हो जाएगी। और अच्छा रास्ता आप बनाओगे तो यार कहाँ दिक्कत है। अगर आपकी जॉब नहीं लगी, आप अच्छे व्यापारी नहीं बन पाए, अच्छा व्यापार नहीं कर पाए, आप घर में अगर आपकी 5 बीघा जमीन भी है तो खेती किसानी कर लो ना, वहां गाय भैंस रख लो, बकरी रख लो, कुछ भी रख लो, लेकिन आप जुनून, अच्छे स्वाभिमान के साथ तो रहो। अब आजकल की यूथ जो है भाई, कैसे भी करके उनको अच्छे मोबाइल उनको चाहिए, शाम को ड्रिंक के लिए उनको पैसे चाहिए, घूमने के लिए उनको मोटरसाइकिल चाहिए। उनको ये पता नहीं है कि भाई ये पैसे आएंगे कहाँ से। घर वालों को, मदर फादर को बावड़ा बना करके उनसे पैसे लेने की कोशिश करते हैं, उनसे ऐंठने की कोशिश करते हैं, उनसे काम नहीं चल सकता। ये जो एज है 15-16 साल से लेकर के 20-22-25 साल तक की, जब तक कि आपकी लाइफ सेटल नहीं हो जाए, तब तक आपको सावचेत रहना पड़ेगा, आपको अलर्ट मोड पे रहना पड़ेगा, और पूरी ईमानदारी के साथ जो आपको काम दिया हुआ उस काम के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के आप सफल हो पाओगे। अदरवाइज दुनिया में पॉपुलेशन इतनी स्पीड से बढ़ रही है, आप भी उसका एक पार्ट बन जाओगे, कौन पूछेगा आपको। तो उसके लिए आपको जिद जुनून के साथ मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ लाइब्रेरी जाकर के बैठने से या लाइब्रेरी में एडमिशन लेने से कभी दिमाग नहीं चलता, सिर्फ जिम ज्वाइन करने से कभी हेल्थ नहीं बनती। उसके लिए उनके द्वारा बनाए गए जो नियम है, रूल रेगुलेशन है, उनको भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। बिल्कुल, हेल्थ की बात आएगी, ये तो मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जब आप लंबे टाइम तक काम करते हैं और लगातार करते हैं तो आपको स्वस्थ रहने की भी जरूरत होती है। बिल्कुल। आप अपनी फिटनेस का, हेल्थ का ध्यान कैसे रखते? मैं इस मामले में बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता था 1-1.5 साल पहले तक। मेरा मित्र है संजीव कुलोरी, डेफोडिल्स स्कूल का डायरेक्टर है। जी बिल्कुल, वो उसको आप भी उसके इंटरव्यूज कई बार करते हो, वो मैराथन धावक है वो। बिल्कुल। और मेरे लिए फिटनेस के मामले में वो जीवन का सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत है। या तो वो है, या घर में जो डॉक्टर पीयूष है वो है। पीयूष को तो क्या होता है कि जब इससे पूरी ऊहा-पोहा की लाइफ में जब सुबह शाम में टाइम मिलता है तभी वो ट्रैक पे जा पाता है। संजीव का क्या है, वो पहले बीमार हो गया था, बीमार होने के बाद में वापस रिकवर करने के बाद में उसको डॉक्टर ने ये कहा कि भाई बीमारी से लड़ने का एक ही तरीका है, तुम्हें शरीर की स्टेमिना हो बढ़ाओ, स्ट्रेंथ बढ़ाओ। उसने दौड़ना शुरू कर दिया। अब दौड़ने के बाद में वो कभी सालासर पैदल दौड़ के चला जाता है, कभी खाटू श्याम जी चला जाता है, कभी वहाँ गोवा में मैराथन कर रहा है, कभी अभी थोड़े दिन पहले साउथ अफ्रीका वो जाकर के आया था, लद्दाख जाकर के आया था। उसके जुनून को देख करके 1.5 साल पहले उसने एक दिन मेरे को कह दिया
बोले भाई साहब आप भी थोड़ा फिटनेस का ध्यान रखो। यार ध्यान क्या रखें, सुबह 5-6 बजे उठते हैं, रात को 11-12 बजे तक जाते ही घर पे खाना खाते ही सोते ही आधी मिनट में नींद आ जाती है। बोला नहीं आप वैसे तो स्वस्थ हो लेकिन आप थोड़े हेल्दी ज्यादा हो गए, स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद में मैंने फिटनेस पे ध्यान करना शुरू किया। मैंने शुरू करने के बाद में 2 महीने में मैंने सबसे पहले तो मेरा 14 किलो वजन कम किया। अच्छा, उसमें डाइटिंग भी मान लो और मेरी रेगुलर वॉकिंग और रनिंग भी मान लो। अब भी कोशिश करता हूँ कि सुबह मैं डेली आधा घंटा पौन घंटा मैं मेरे शरीर को दूं, लेकिन कई बार इस स्पीड की जिंदगी में कई बार टाइम नहीं मिलता। 3, 4, 5, 6 दिन, जैसे भी पिछले दिनों बोर्ड एग्जाम शुरू हुए थे तो 4-5 दिन तक कोई टाइम नहीं मिला। लेकिन फिर एक दिन मैं गया तो मैंने 13 किलोमीटर एक दिन निकाल दिए। तो कोशिश करता हूँ कि शरीर का पूरा ध्यान रखें, फिट रहें, थोड़े रनिंग कर ली, थोड़े योगा कर लिया और उससे आपको अच्छा ही लगेगा, पूरा दिन आपका अच्छा जाएगा। पूरे दिन आप में शरीर में स्टेमिना भी रहेगी, चेहरे पे भी ग्लो रहेगा, आलस से भी आपको नहीं आएगा। और अदरवाइज तो ठीक है, आप 3 टाइम खाना खाकर ही पूरे टाइम अगर ऑफिस ही बैठे रहोगे तो नेचुरल सी बात है थोड़े दिन बाद में आप अनफिट होने ही हो। सही है। तो मैं तो सभी से इस मामले में यही कहना चाहूंगा कि फिटनेस का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, और जो आफ्टर 30 आफ्टर 35 है उनको तो और ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। आजकल जैसे जब भी कोई सुनते हैं ना कि भाई रात को सही सोया था और सुबह समाचार मिला एकदम पटक, ठीक है ना, तो वो चीजें, ये जो खान पान और अपन फिजिकल एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते, इन चीजों का ध्यान नहीं रखते, तब इस तरह की दुर्घटनाएं होने की ज्यादा संभावनाएं होती है। इसलिए फिटनेस का अपन ध्यान रखें, और जो भी आपके शहर में जो अच्छे फिजिकल फिटनेस के जो आइकॉन है उनको फॉलो करने की कोशिश करें कि यार वो अपनी इतनी व्यस्तताओं के बावजूद भी कैसे मतलब इन चीजों को कर पाते हैं। उनको अगर फॉलो करने की कोशिश करोगे तो आप स्वास्थ्य का ध्यान रख लोगे। अब प्रिंस के बारे में अभी तक हमने बात करी, लेकिन अभी हो सकता है जब आपने शुरू किया तब आपको ये सब चीज़ों आपने इतने इस स्केल पे नहीं सोची हो, लेकिन आज हम जो प्रिंस देख रहे हैं, आने वाले 10-20 सालों में आपने क्या सोचा है कि हमें प्रिंस को कहाँ तक ले जाना है, क्या और नया करना है? देखो, मोदी जी ने जैसे 2047 का विजन बताया, वैसे विजन तो हमने भी 2047 या 2057 तक का ले रखा है। लेकिन वो चीजें डिस्क्लोज करने की नहीं होती, बताने की इसलिए नहीं होती कि भाई पता नहीं वो काम हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। लेकिन यूं है कि हर बार कुछ ना कुछ नया करना है, हर एक जरूरतमंद बच्चे तक इस एजुकेशन के सिस्टम को पहुंचाना है, उस प्रत्येक बच्चे तक हम अप्रोच करें, इसकी हमारी कोशिश रहेगी, जिसमें हम बहुत कुछ सफल भी हुए और कुछ जो रिमेनिंग काम इसमें बाकी रहे हुए हैं उसको हम और अच्छा करेंगे। और उसके लिए यही है कि हर जरूरत के हिसाब से नए कैंपस और डेवलप करें, और जैसा कि मैंने आपको बताया हर साल 1-2 कैंपस हमारे नए डेवलप हो जाते हैं, उस काम में हम लगे रहेंगे तो नो डाउट जहां तक हमें पहुंचना है वहां तक आराम से पहुंच जाएंगे। ये तो सब पॉजिटिव बातें हुई। कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि जब आप इस शहर में इतना बड़ा आप एम्पायर लेके बैठे हैं तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट से या शहर के एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट से कुछ सुविधाओं की ज़रूरत होती है। इस मामले में आप क्या मानते हैं कि इस शहर में आपको, जब आप इस शहर को इतना कुछ देते हैं तो आपको क्या सुविधाएं मिलती है, क्या ज़रूरत पे चीज़ें हो पाती है आपके हिसाब से, कुछ ऐसा? इसका जवाब मेरा मिक्स रहेगा जी। यहाँ के जो सीकर के लोकल वासी हैं उन्होंने ये जो बाहर वाली जो स्कूल वाले, हम जैसे लोग जो किसान घरों से आए हैं, यहाँ पर जितने भी जो बड़े स्कूल वाले हैं, कोचिंग वाले हैं, सब बेसिक बैकग्राउंड से निकल करके यहाँ आए और उन्होंने अपना सेटअप यहाँ तैयार किया। तो चाहे यहाँ के लोगों ने उनके सिस्टम को बनाया हो, चाहे बाहर के पेरेंट्स ने आकर के बनाया हो, कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों का भी बराबर रोल रहा है। बात रही प्रशासन की, पूरा सहयोग रहता है, लेकिन अपन चाह करके भी बहुत सारी चीजों को अपन डेवलप उस रूप में नहीं कर पा रहे। जैसे कोटा है तो वहां नए एरियाज बहुत अच्छे डेवलप हो गए, नए इंस्टीट्यूशनल एरियाज डेवलप हो गए, हॉस्टल्स के लिए नए एरियाज डेवलप हो गए, और सिर्फ वहां पर बच्चों के हॉस्टल बने हुए हैं या कोचिंग क्लासेस बनी हुई है, तो वहां के लोग जो हैं उनसे प्रभावित नहीं है जी। सीकर में प्रॉब्लम ये है कि यहाँ ऐसी कोई गवर्नमेंट की लैंड नहीं है जहां सरकार ये चाहे कि मैं इस 200-300 बीघा में कोई इंस्टीट्यूशनल एरिया डेवलप कर दूं। अब उसके लिए ये हो कि गवर्नमेंट जमीनों का अधिग्रहण करे और फिर हमें जो भी वहां की रेट है उस पर हम लोगों को अलॉट करें, तो वो अपने आप में एक बड़ी प्रक्रिया है। गवर्नमेंट चाहे तो कर सकती है, अगर अच्छा इनका इरादा हो तो वो किया जा सकता है। और वो अगर कर दिया जाए तो जो शहर में जो मिक्सअप हो गया कि एक जगह 2 बड़े हॉस्टल चल रहे हैं और उसके बगल में किसी का घर है, नेचुरल सी बात है वो घर वाला डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन वो जिसमें हॉस्टल चल रहे हैं वो भी किसी का घर था, उसको 2 रुपए की इनकम आनी है इसलिए वो हॉस्टल चला रहा है। तो स्वार्थ तो मतलब अड़े हुए हैं दोनों तरफ से, और कहीं ना कहीं वो जो बच्चा बाहर का आता है
वो ये नहीं कि सिर्फ स्कूल वालों को, कोचिंग वालों को ही 2 रुपए दे रहा है, उस पूरे शहर को ग्रो करने में हर दुकानदार के पास, हर ठेले वाले के पास, गोलगप्पे वाले के पास, सब्जी वाले के पास उसका रुपया घूम करके आता है। तो शहर की प्रोग्रेस में तो काम कर रहा है। सीकर में देखा जाए तो और यहाँ पर कोई टूरिज्म पैलेस भी कोई नहीं है, यहाँ कोई बड़ी इंडस्ट्री भी नहीं है। देखा जाए तो यहाँ सीकर में अगर एजुकेशन इंडस्ट्री को आप साइड में कर दो ना, तो उसके बाद में सीकर और बालोतरा में कोई ज्यादा बड़ा फर्क नहीं रहेगा। लेकिन ये चीजें जब कर रही हैं तो सब शहरवासी चाह रहे हैं कि ये ग्रो करें, लेकिन ग्रो सिस्टमेटिक तरीके से करें। अब सिस्टमेटिक तरीके से करने के लिए बड़ी महत्वाकांक्षा या यूं कहें कि बड़ा विजन कोई पॉलिटिशियन, जैसे अपने पिछली बार डोटासरा जी से बातचीत हुई थी, उन्होंने बातों को आगे भी बढ़ाया था। अभी अपने यूडीएच मिनिस्टर हैं जावर सिंह जी खरा, और इस मामले में अगर वो कुछ ऐसा कदम उठाते हैं तो इसमें और स्पीड से, जैसे अभी तो इस समय लगभग 1 लाख बच्चा इसमें टोटल यहाँ बाहर का रहता है सीकर में। सीकर में संभावनाएं ऐसी हैं, यहाँ का जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर ऐसा है, यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियां ऐसी हैं, यहाँ के संस्था संचालक ऐसे हैं कि इस 1 लाख की संख्या को ऊपर बढ़ा करके 3, 4, 5 लाख तक भी ले जा सकते हैं। अच्छा। लेकिन उन गलियों में नहीं हो सकता ये काम। बिल्कुल। उसके लिए हमें इस पालवास रोड पे हमें आगे निकलना पड़ा। जिस कैंपस में आज आप बैठे हो, इस जगह हमारे पास 20 बीघा जमीन है। अब एक तो इस कोचिंग को हम किसी गली में ले जाकर के खड़ा करते हैं, जहां पर सिर्फ 4-5 प्लॉट में एक बना देते 10 मंजिल की वो बिल्डिंग है, उसी में उसका सारा घोच पोच हो जाता। एक हम यहाँ 20 बीघा जमीन में यहाँ हमने ले लिया, तो यहाँ चाहे क्लासरूम हो, चाहे जिम हो, चाहे लाइब्रेरीज हो, चाहे वीडियो लाइब्रेरीज हो, चाहे ग्राउंड्स हो, बच्चे को एकदम खुला एहसास उसी यहाँ होता है। इस तरह का कुछ ना कुछ ऐसी प्लानिंग अच्छी करनी पड़ेगी। हम चाहेंगे कि प्रशासन भी इन बातों में ध्यान दे और राजनीतिक लोग हैं वो भी इस मामले में ध्यान दें, ताकि सीकर और अच्छा ग्रो करें। स्टूडेंट्स जब इतने बड़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं तो उसके साथ में कई नकारात्मक प्रभाव भी पिछले कुछ सालों में शहर में देखे हैं। बिल्कुल। उन चीज़ों को लेकर आपने कभी एडमिनिस्ट्रेशन को कहा, या मतलब आप अपने यहाँ पे क्या प्रैक्टिस रखते हैं कि जिससे ऐसी नेगेटिविटी से बच्चों को दूर रखा जा सके? देखो दिनेश, इसमें यूं है, पहली बात तो इसका अपन कंपैरिजन करें, कोटा की तुलना में यहाँ पर वो चीजें कम है। चाहे नशे पते की हो, चाहे कोई लड़ाई झगड़े की हो, या अन्य जो चीजें हैं वो वहां की तुलना में कम है। उसके पीछे वजह क्या है? यहाँ जितने भी स्कूल और कोचिंग संचालक हैं उनके खुद के कैंपस हैं, खुद के हॉस्टल्स हैं। तो प्रत्येक आदमी 2, 3, 4, 5 हजार बच्चों को उस कैंपस में रखता है, तो उन बच्चों की मॉनिटरिंग ठीक से हो जाती है। उन बच्चों के पास मोबाइल अवेलेबल नहीं होता, उन बच्चों का बाहर निकलना नहीं होता है, बाहर वाले किसी आदमी का अंदर घुसना नहीं होता है, वो चीजें सही चलती हैं। लेकिन फिर भी लगभग 60-70% बच्चा तो बाहर पीजी में रह रहा है, बाहर प्राइवेट जगह रह रहा है। तो उस मामले में क्योंकि वो रूल रेगुलेशन उस हॉस्टल का संचालक हार्डली उनके ऊपर लागू नहीं कर सकता, तो वो चीजें कुछ कोटा को कंपेयर करती हैं। अब यहाँ जो बच्चा पढ़ने आता है उसमें लगभग बच्चे तो अच्छे आते हैं, लेकिन 2-4-5% बच्चा ऐसा भी आ जाता है जिसकी पढ़ने की ज्यादा इच्छा नहीं होती। घर से उसके जो घर वाले हैं वो पैसे वाले होते हैं, तो उसको खर्चा भी करना होता है। तो सीकर की इकोनॉमी के लिए तो बच्चा वो ठीक है, क्योंकि वो दूसरे वाले जो पढ़ने वाले 4 बच्चे जितना खर्चा करते हैं उतना वो अकेला कर रहा है। लेकिन उसके साथ में कुछ विसंगतियां भी वो दे रहा है। उसकी आदत है ड्रिंक करने की, उसकी आदत है स्मोक करने की, उसकी आदत है ये हुक्का बार पे जाने की। वो चीजें उसके लिए हमें प्रशासन से, जैसे पिछली बार 1-2 घटनाएं हुई थी, तो अपन को हम लोग कुंवर राष्ट्रदीप जी उस समय एसपी साहब थे, उनसे मिले थे और उन्होंने ताबड़तोड़ कार्यवाहियां की थी। उससे बहुत कुछ अंकुश लगा था ऐसी चीजों पे। और अब भी हम चाह रहे हैं, मैं अभी 2 दिन पहले ही मेरी एसपी साहब और कलेक्टर साहब से मुलाकात हुई थी। उनका ये कहना था कि इलेक्शन से फ्री होने के बाद में हम जहां जहां जिन जिन चीजों की जरूरत है आप लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल हमसे मिल लेना, और हम इन चीजों पे पूरा, कहीं पर भी कोई गड़बड़ी नहीं हो, सीकर के सिस्टम में कोई गड़बड़ी नहीं हो, इसके लिए बोला हम पूरी व्यवस्था करेंगे। हम लोगों ने खुद ने, जैसे ये हमारा एरिया, क्योंकि पालवास रोड तो सिर्फ ये प्रिंस से रिलेटेड एरिया हो गया, तो 2 साल पहले से हमने एक पुलिस मित्र योजना के तहत हमने जो डिफेंस के हमारे जो एक्स पर्सन है, वो एक्स मैन है, उनको हमने उसमें लगा रखा है। और बहुत संजीदगी से, वो जैसे पुलिस वाले होते हैं उन्हीं की कंपेरेटिवली उनसे भी बढ़िया तरीके से वो अपनी ड्यूटी करते हैं। और जो भी इस रोड पे कहीं पर भी कोई असामाजिक तत्व टाइप का कोई भी ऐसी गतिविधि उनको कोई नजर आती है जो संदिग्ध होती है, तुरंत उस पर अंकुश लगाने की कोशिश करते हैं या तुरंत संबंधित थाने में उनको इन्फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। तो उसकी वजह से इस तरह की चीजों से हम बचे हुए हैं। और बच्चा यहाँ पर, मैं तो यही कहूंगा कि सीकर में आकर के, चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट में आए, सीकर में बच्चा अपने आप को सेफ फील कर सकता है और अच्छे सेफ हैंड्स में वो रह करके अपनी पढ़ाई कर सकता है। कुछ एक बच्चे होते हैं जो अपवाद हर जगह होते हैं। वो तो जैसे होता है ना कि छोटी गांव या छोटा ढाणी होते हैं, वहां दुर्घटनाएं पूरी साल में 1 आध होती हैं। जो गांव बड़ा होता है वो वहां साल में 5-7 भी हो जाती है। तो जब नफरी बढ़ेगी तो ये चीजें तो पीछा तो करेंगी आपका, लेकिन फिर भी इनके साथ इनको कंट्रोल करने की जरूरत है। और उसके लिए नो डाउट सीकर के सभी संस्था संचालक, यहाँ का प्रशासन सब अच्छा करेंगे। एक महत्वपूर्ण सवाल, जब ये सब अपन चीजें कर लेते हैं ना, तो फिर
किसी भी आम आदमी के मन में ये ख्याल आता है कि जब इतना बड़ा सब कुछ हो गया है तो अब हो सकता है कि सर का पॉलिटिक्स में जाने का मन हो, या साथ के लोग ही कह देते हैं सर कि अब तो इधर सब सेट है, आप कुछ उधर देखो, ऐसा कुछ है मानस? ये ऐसा सवाल है जो दिन में मेरे से 2, 3, 4 आदमी एवरेज कर लेते हैं जी। ऐसा सवाल है जो आपने पूछा है, तो मैं कोई आपके सवाल से नाराज नहीं हूँ, लेकिन ऐसा फिलहाल कोई मानस नहीं है, इतना ही जवाब दूंगा मैं। अच्छा, फिलहाल ऐसा कोई मानस नहीं है। ठीक है। अब मैं चाहूंगा कि क्योंकि हम एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को आज के टाइम पे जो आप मैसेज देना चाहें कि किस तरीके से वो अच्छा करके अपना, अपने परिवार का, इस राष्ट्र का बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए जो आवश्यक मार्गदर्शन है वो आप दें। सभी अभिभावकों को कहना चाहूंगा कि बच्चे आजकल अपनी बहुत उनकी सॉफ्ट परवरिश अपन ने शुरू कर दी। हम लोग जब थे, या आपके बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, उनके स्कूल में भी मॉनिटरिंग अच्छी होती थी, स्कूल में जो सर थे, गुरुजी थे, वो उनकी पिटाई भी कर देते थे, घर वाले भी जब वो गड़बड़ करता था तो उसकी कुटाई कर देते थे, उस वजह से उसका थोड़ा सिस्टम चलने का ठीक रहता था। आजकल ना तो घर में आप हाथ लगा सकते हो, ना स्कूल का टीचर उन बच्चों के हाथ लगा सकता है, और इस चीज की जानकारी बच्चों को भी है। तो जो बच्चे जिद्दी किस्म के हैं, जो हठधर्मी किस्म के हैं, वो उस सिस्टम में डलने की कोशिश ही नहीं करते कि अपनी वास्तव में लाइन क्या है। पढ़ने वाला बच्चा है, उसको तो ठीक है, पेरेंट्स उसको ठीक तरीके से उसको डील भी करते हैं और वो पढ़ता भी है, सिलेक्शन भी करवाता है। लेकिन जो नहीं पढ़ने वाला है, उसके ऊपर भी अपन को वॉच रखने की जरूरत है। अपन बेटी का तो ध्यान रख लेते हैं कि भी बेटी कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है, लेकिन ये जो बेटे हैं ना, वो कहते हैं कि मैं एक्स्ट्रा क्लास लेने जा रहा हूँ, मैं फलाने दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ, मैं फलाने वहाँ से नोट्स लेने जा रहा हूँ। इन पे भी अपन को बहुत ज़्यादा नज़र रखने की जरूरत है, और इन पे नज़र रखेंगे तो इनका ठीक से डेवलपमेंट होगा, ठीक से एजुकेशन प्राप्त करेंगे, और जिस जॉब के लिए या जिस एम के लिए आप इनको पढ़ाना चाह रहे हो वहाँ तक ये पहुँचेंगे। कई बार जब हम पेरेंट्स को कहते हैं कि भाई आपका बच्चा इसकी ये शिकायत है, पेरेंट्स हम पे आग बबूला हो जाते हैं। अच्छा, हमारे बच्चे की शिकायत हो ही नहीं सकती, हमारा बच्चा ऐसा कर ही नहीं सकता। फिर हम जब उनको प्रूफ के साथ हम समझाते हैं तब वो पूरी तरह से मान जाता है। अदरवाइज तो कहते हैं कि आपके पास प्रूफ क्या, आप हमारे बच्चे को इल्जाम कैसे लगा रहे हो। अच्छा। हमारा उद्देश्य, संस्था का उद्देश्य कभी भी किसी बच्चे पर या पेरेंट्स पे इल्जाम लगाने का नहीं होता। आप हमारे पास अपने नॉन यालू को भेजते हो, पढ़ाने के लिए भेजते हो। हम चाहते हैं कि वो 6 घंटे 7 घंटे हमारे यहाँ से पढ़ करके आराम से जाए। जो बच्चा हॉस्टल में रहता है वो 24 घंटे हमारी कस्टडी में रहता है, वो सेफ तरीके से रहे, अच्छे से टाइम पे खाना खाए, टाइम पे पढ़े, टाइम पे खेले। हमारा उद्देश्य इतना सा ही रहता है। लेकिन उसमें जब थोड़ी बहुत गड़बड़ी वो करने की कोशिश करता है, तो जिस तरह से आप चाहते हो कि वो अच्छा नागरिक बने, अच्छी पढ़ाई करे, अच्छी रैंक हासिल करे, वैसा हम भी तो चाह रहे हैं। हमारा कोई उससे कोई वो कोई विवाद थोड़ी है। हम भी तो ऐसा ही चाह रहे हैं कि वो एक अच्छा नागरिक बने। तो ये अपन दोनों एक दूरी है, स्कूल मैनेजमेंट और पेरेंट्स, ये दोनों मिलकर के अगर काम करेंगे तो बच्चों की जो परवरिश है वो अच्छे से होगी, उनकी देखभाल अच्छे से होगी, वो अच्छे नागरिक तैयार हो जाएंगे। और अगर अपन यही करते रहेंगे कि नहीं स्कूल वाले का दोषारोपण है, उस स्थिति में पहले किसी और कोचिंग में वो पढ़ रहा था, आपने निकाल करके मेरे पास डाल दिया, नेक्स्ट ईयर आप मेरे यहाँ से डाल करके उसको दूसरी कोचिंग में या दूसरी स्कूल में डाल दोगे, उससे उस बच्चे का समाधान बिल्कुल नहीं होने वाला है। अपन को ये समझना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा कि वास्तव में उस बच्चे में कमियां क्या हैं, स्कूल वाले उसमें क्या चाह रहे हैं, स्कूल वाले उसमें क्या सहयोग कर सकते हैं उसको परफेक्ट करने में, और गार्जियन जो है उसकी ड्यूटी क्या बनती है, वो उसमें क्या करें। इन दोनों तरह से अपन मिलकर के अगर काम करेंगे तो उन बच्चों का ठीक से विकास हो जाएगा, सर्वांगीण विकास हो जाएगा। बिल्कुल सर, एक बार फिर से मैं जो भी इंटरव्यू देख रहे हैं उनको बताना चाहूँगा कि जोगेंद्र सर का सीकर को शिक्षा नगरी के तौर पर स्थापित करने में और हजारों लाखों स्टूडेंट्स के भविष्य को बेहतर करने में जो योगदान रहा है वो अतुलनीय है। हम कोशिश करें कि हम भी सर की तरह ही मेहनत कर सकें, अपनी अपनी फील्ड में और बेहतर कर सकें और अच्छा कर सकें, ताकि आने वाले समय में हमें भी ये लगे कि हमने इस देश को अच्छा बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सर के जीवन से आप जितना सीख सकें उतना कम है, और हम भगवान से यही दुआ करते हैं कि आप स्वस्थ रहें और लंबे समय तक आप इसी तरीके से इस देश की और इस समय में जो लोग हैं उनकी बेहतरी के लिए आप काम करते रहें। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।